हेलो गाइज, आपका हमारे यूट्यूब चैनल इजी मैथमेटिक्स विद ऑमलाइट में स्वागत है। तो दोस्तों, कॉपी और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। आज नए जोश और नए उमंग के साथ अपन द्विघात समीकरण का पार्ट नंबर 3 शुरू करेंगे। तो दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले बेल आइकॉन बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला हर नया वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों, यदि आपको जिंदगी में सफल होना है तो आप किताबों के सामने झुक जाओ। यदि आप किताबों के सामने झुक गए तो ये किताबें कभी भी आपको दुनिया के सामने झुकने नहीं देगी। या आपके समान में पूरी दुनिया को झुका देगी। लेकिन इसके लिए दोस्तों, आपको किताबों में झुकना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए यदि सफल होना है तो आज से ही किताबों में अपनी नजरें गड़ा दो। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और अब अपना पार्ट शुरू करते हैं। अपन क्वेश्चन नंबर 2 है, वो द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। यानी आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन को हमें द्विघात समीकरण के रूप में बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट नंबर 1 है वो है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। यानी एक भूखंड है और वो आयताकार आकृति का है। तो क्षेत्र की लंबाई मीटर में है, चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। यानी इस क्वेश्चन को हमें द्विघात समीकरण के रूप में बनाना है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट बात क्वेश्चन की है वो यहाँ पर है कि क्षेत्र की लंबाई है वो चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। यानी जो शर्त सवाल में दी हुई है उस शर्त को हमें ध्यान से पढ़ना है। और बहुत ही आसान तरीका है समीकरण बनाने का। तो यहां अपन देखते हैं कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। तो यहाँ पर लंबाई पहले दिया हुआ है और चौड़ाई बाद में दिया हुआ है। तो समीकरण बनाने का सबसे आसान तरीका यही है कि जो बाद में दिया हुआ है उसको पहले मान लो। तो यहाँ पर लंबाई पहले है, चौड़ाई बाद में है, इसलिए अपन पहले मानेंगे किसको? चौड़ाई को। तो माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई, भूखंड की चौड़ाई x मीटर है। यानी अपन ने चौड़ाई को मान लिया x मीटर। अब अपन बात करेंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न क्या कह रहा है उस प्रश्न के अनुसार अपन चलेंगे और आसानी से समीकरण बना लेंगे। अब यहां से हमें पढ़ना है कि क्षेत्र की लंबाई, यहां पर प्रश्न क्या बोल रहा है? लंबाई। तो यहां पर अपन लिखेंगे लंबाई। प्रश्न में बोला लंबाई, अपन ने भी लिख दिया लंबाई। उसके बाद में प्रश्न बोल रहा है कि चौड़ाई। तो चौड़ाई अपन ने मान ली कितनी है? x। तो ये चौड़ाई x, चौड़ाई के दुगुने यानी चौड़ाई का 2 गुना करना है। तो ये चौड़ाई का दुगुना यानी 2x से एक अधिक है, से एक अधिक है यानी +1। यदि कम होता है तो माइनस कर देते हैं और ज्यादा होता है तो क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। तो भूखंड की चौड़ाई x मीटर हो गई, लंबाई हो गई 2x प्लस से 1 मीटर। अब हमें दिया हुआ है कि जो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल है वो 528 मीटर स्क्वायर है। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर यानी आयत का क्षेत्रफल। और आयत का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहां पर अपन ने लिख दिया कि लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर दिया हुआ है 528। अब लंबाई का मान अपन ने निकाल लिया 2x प्लस 1 इंटू चौड़ाई अपन ने मान ली x इज इक्वल टू 528। अब इसको हमें गुणा करना है। और गुणा करने का बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बता रखा है कि जो ब्रैकेट के अंदर संख्या होती है उसको जैसी है वैसी की वैसी लिख दो, दोनों साइड में गुणा का निशान लगा दो और बाहर जो संख्या है उसको लिख दो। यानी x इज इक्वल टू 528। अब यहां पर देखो, x को 2x से गुणा करेंगे तो ये हो गया 2x स्क्वायर, 2 का 2, x को x से गुणा किया x स्क्वायर, फिर प्लस 1 को x से गुणा करेंगे तो प्लस 1x यानी x। 528 बराबर में है, इस साइड में ले आएंगे तो माइनस का 528 हो गया,
इज इक्वल टू 0। यहां पर अपन देखते हैं कि जो समीकरण का रूप है वो है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप में है। तो अतः ये द्विघात समीकरण के रूप में हो गई, और जहां पर जो x है वो भूखंड की चौड़ाई है, जहां पर x क्या है, भूखंड की चौड़ाई। तो इस प्रकार से हमें केवल द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है, इसका मान हमें ज्ञात नहीं करना है, और बहुत ही आसान तरीका है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। यानी दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, क्रमागत धनात्मक संख्याएं हैं। जैसे अपन बात करते हैं संख्याओं की, तो 1 2 3 4 इस प्रकार से ये लगातार संख्याएं हैं। तो अपन देखते हैं कि एक में अपन यदि 1 जोड़ते हैं तो दूसरी संख्या आती है, फिर दूसरी में भी 1 जोड़ते हैं तो तीसरी संख्या आती है, तीसरी में भी 1 जोड़ते हैं तो चौथी संख्या आती है। यानी जैसे ही क्रमागत संख्या हमें ज्ञात करनी हो तो उसमें 1 जोड़ा जाता है। तो माना प्रथम धनात्मक पूर्णांक, माना प्रथम धनात्मक पूर्णांक अपन मान लेते हैं कि x है, प्रथम धनात्मक पूर्णांक x है, तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक, दूसरा धनात्मक पूर्णांक। तो अभी मैंने बताया कि यदि एक संख्या के बाद की संख्या ज्ञात करनी होती है तो कैसे आती है, यदि अपन उसमें 1 जोड़ते हैं तो उसके आगे वाली संख्या आ जाती है। जैसे यदि x है तो x में अपन 1 जोड़ देते हैं तो इसके आगे वाली संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। तो जो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हो गए, पहला x है, दूसरा हो गया x प्लस 1। अब प्रश्नानुसार कि प्रश्न हमें क्या बोल रहा है उसके अनुसार अपन चलेंगे कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। यानी इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 306 है। x इंटू एक्स प्लस 1, जो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं उन दोनों का जो गुणा है वो हमारे पास है 306। अब इनको गुणा करेंगे तो वही है, ब्रैकेट वाली संख्या को एक बार ऐसा का ऐसा लिख दो, इसके दोनों साइड में गुणा का निशान लगा दो, बाहर जो संख्या है जैसी है वैसी के वैसी उतार दो। अब ये प्लस का 306 है, इसको इस साइड में ले आओ तो ये माइनस का 306 हो गया इज इक्वल टू 0। अब x को x से गुणा करेंगे तो ये हो गया x², 1 को x से गुणा करेंगे तो x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। तो यहां अपन देखते हैं कि ये जो समीकरण प्राप्त हुई है वो समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप में, जो कि आपकी द्विघात समीकरण होती है। तो ये द्विघात समीकरण के रूप में हमें प्राप्ति हो गया। हमें केवल क्वेश्चन को द्विघात समीकरण के रूप में बदलना है, उसका मान हमें ज्ञात नहीं करना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस प्रकार से आप समीकरण बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। यानी रोहन की जो माँ है वो रोहन की आयु से 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी आज जो उनकी आयु है उसके 3 वर्ष बाद में उनकी आयु का जो गुणनफल है वो 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले यहां पर अपन बात करते हैं कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो अभी मैंने बताया था कि बाद में जो दे रखा है उसको हमें पहले मानना है। तो यहां पर रोहन की मां पहले है, फिर उससे यानी रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो बाद में हमें रोहन दिया हुआ है। तो पहले जो आयु अपन मानेंगे वो रोहन की मानेंगे। तो माना रोहन की वर्तमान आयु, माना रोहन की वर्तमान आयु, माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है। वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, x वर्ष, तथा मां की वर्तमान आयु, तथा मां की वर्तमान आयु
माँ की वर्तमान आयु। अब देखो माँ है वो रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो अभी रोहन की जो आयु है वो x वर्ष है, इससे 26 वर्ष बड़ी है। बड़ी है इसका मतलब प्लस हो जाएगा, यानी x प्लस 26 वर्ष। ये तो आज की बात है कि आज रोहन की आयु x वर्ष है और उसकी जो माँ की आयु है वो x प्लस 26 वर्ष है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो बात चल रही है वो ये है कि आज से 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु हो जाएगी, आज रोहन x वर्ष का है तो 3 वर्ष बाद का कितना हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि मान लीजिए कि रोहन आज 5 वर्ष का है, तो 3 वर्ष बाद में हो जाएगा वो 5 + 3 यानी 8 वर्ष का। तो आज की जो वर्तमान आयु है उसमें यदि अपन 3 जोड़ देते हैं तो 3 वर्ष बाद की आयु हो जाएगी। तो यहाँ पर रोहन आज x वर्ष का है, 3 वर्ष बाद में हो जाएगा वो x + 3 वर्ष का, x + 3 वर्ष का। तथा माँ की आयु, तथा माँ की आयु यानी 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद माँ की आयु, 3 वर्ष बाद माँ की आयु, तथा 3 वर्ष बाद माँ की आयु। तो आज माँ x + 26 वर्ष की है, तो 3 वर्ष बाद में यानी इसमें +3 कर देंगे, तो ये हो गया x + 26 + 3 हो गया 29 वर्ष। अब प्रश्नानुसार अपन करेंगे कि प्रश्न क्या बोल रहा है उसके अनुसार अपन चलेंगे। तो प्रश्न ये कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, यानी 3 वर्ष बाद की जो आयु है उनका गुणनफल 360 हो जाएगा। तो ये है x + 3 इंटू माँ की जो आयु है वो x + 29 है और इनका जो गुणनफल है वो हो जाएगा 360। अब हमें x + 29 को x + 3 से गुणा करना है, तो बहुत ही आसान तरीका है, इसको एक बार लिख देंगे अपन कि x + 29, फिर इसके इधर भी मल्टीप्लाई, इधर भी मल्टीप्लाई का निशान, इसकी जो पहली संख्या है उसको दोनों साइड में लिख दो x × x। चूंकि यहाँ पर दूसरी संख्या है तो x + 29 को एक बार और लिखेंगे अपन, तो x + 29, फिर ये गुणा का निशान, दूसरी जो संख्या है वो है +3, तो इसको अपन +3 से गुणा करेंगे = 360। x को x से मल्टीप्लाई किया तो x² प्लस 29 को x से गुणा किया 29x प्लस 3 को x से गुणा करेंगे 3x प्लस, अब 29 को 3 से गुणा करेंगे तो ये गया 9 × 27, 8 की 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 360 को भी यहां ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा = 0। तो अभी देखते हैं कि x² प्लस 29x में 3x जोड़ देंगे तो ये हो गया 32x प्लस का 87 माइनस का 360, यानी बड़ी संख्या माइनस की है तो यहाँ पर जो साइन है वो आएगा माइनस का, और 360 में से 87 हमें घटाना है, तो 10 में से 7 घटाएंगे 3, यहाँ पर एक कम हो जाएगा यानी 15, 15 में से 8 घटाएंगे 7, यहाँ पर एक कम यानी 273 = 0। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि ये जो समीकरण आई है x² + 32x - 273 = 0, जो कि ax² + bx + c = 0 के रूप की है, मतलब ये आपकी द्विघाती समीकरण है। तो इसको हमें केवल द्विघाती समीकरण में बदलना है, हमें इसका आंसर नहीं निकालना है, अतः आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, कि रेलगाड़ी वो 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल, तो रेलगाड़ी की चाल मान लेते हैं अपन
कि x किलोमीटर प्रति घंटा है। रेलगाड़ी की चाल अपन ने मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी हमें दे रखी है 480 किलोमीटर। तो यहां पर चाल, दूरी और समय, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। चूंकि हमें समय दिया हुआ है कि यहां पर यदि इसकी चाल इतनी कम होती तो वह इतना समय अधिक लेती, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। समय का सूत्र होता है दूरी बटा चाल। तो अब दूरी हमारे पास है 480 और चाल है x, यानी ये घंटे हो गए। इसको समय अपन मान लेते हैं कि t1 इज इक्वल टू हो गया 480 बटा x घंटे। यानी पहला जो समय, यदि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, दूरी 480 किलोमीटर है, तो इस स्थिति में जो समय है वो हो गया 480 बटा x घंटे। अब यदि दूरी, इसकी जो चाल है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, यदि रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, यानी पहले जो चाल थी वो अपन ने मानी थी x किलोमीटर प्रति घंटा, अब 8 किलोमीटर कम होती। कम होने का मतलब है उसमें से अपन माइनस करेंगे, तो इस स्थिति में जो चाल होगी वो होगी x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी, उसी दूरी को, मतलब दूरी वही है आपकी 480 किलोमीटर। तो इस स्थिति में जो लिया गया समय है उसको मान लेते हैं अपन t2, समय मान लेते हैं t2। तो t2 हो जाएगा दूरी बटा चाल, दूरी वही है 480 बटा चाल हो जाएगी x माइनस 8 घंटे, यानी t1 का मान ये हो गया, t2 का मान ये हो गया। तो यहां पर जो समय का अंतर है 3 घंटे अधिक लेती, मतलब ये समय ज्यादा है, ये समय कम है। तो प्रश्नानुसार T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 3 घंटे, यानी जो दूसरी स्थिति में लिया गया समय है वो पहली स्थिति में लिए गए समय से 3 अधिक है, मतलब इनके बीच का जो अंतर है वो कितना है, 3 है। तो अब T2 का मान है 480 बट्टा x माइनस 8 माइनस T1 का मान है 480 बट्टा x, 480 बट्टा x इज इक्वल टू 3। अब सभी में अपन देखते हैं कि 3 का भाग जा रहा है, तो 3 का भाग दे दो। 3 से भाग देने पर, 3 से भाग देने पर जैसे ही 3 का भाग देते हैं तो 480 में 3 का भाग देंगे 180 बट्टा x माइनस 8 माइनस ये भी 160 बट्टा x इज इक्वल टू 1, यानी 448 में 3 का भाग दिया तो 160 बार गया बट्टा x माइनस 8 माइनस 160 बट्टा x इज इक्वल टू 1। यहां पर यदि अपन 160 कॉमन ले लेते हैं तो ये रह गया 1 बट्टा x माइनस 8 फिर माइनस 1 बट्टा x इज इक्वल टू 1। तो ये 160, अब यहां पर जो एलसीएम है वो x माइनस 8 इंटू एक्स दोनों ही आ जाएगा, तो दोनों को अपन एलसीएम ले लेते हैं। x माइनस 8 का इसमें भाग देंगे, x माइनस 8 से x माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा, x बचा तो उसको यहां लिख दिया, फिर माइनस, अब इसमें x का भाग देंगे तो x से x कट गया, x माइनस 8 बचेगा, x माइनस 8 को माइनस 1 से गुणा करेंगे तो ये x माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। तो यहां अपन देखते हैं कि 160 इंटू एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, ऊपर रह गया 8 बट्टा, अब इसको गुणा कर देते हैं अपन, तो x को x से गुणा करेंगे x स्क्वायर और x को माइनस 8 से गुणा करेंगे माइनस का 8x इज इक्वल टू 1। अब इसके नीचे 1 लगा के वज्र गुणा कर दो, x स्क्वायर माइनस 8x को 1 से गुणा करेंगे x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू, अब 160 को 8 से गुणा करके उसको 1 से गुणा करेंगे तो ये 8 को 0 से गुणा किया 0, 8 6 48, हाथ की 4, 8 एकम 8, 8 और 4 12, यानी 1280। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, अब 1280 इधर आते ही माइनस का हो गया
तो माइनस का 1280 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप की समीकरण है, मतलब आपकी द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन को हमें द्विघात समीकरण के रूप में बदलना था, जिसको अपन ने आसानी से बदल दिया। इस प्रकार से बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अपन आसानी से द्विघात समीकरण के रूप में बदल सकते हैं। तो आज के पार्ट में अपन इतना ही करेंगे, मिलते हैं अगले नए पार्ट में। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले नए पार्ट में, तब तक के लिए बाय, डन।